हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलिकॉन गुरुकुल। आज है 23 जनवरी 2024 और मैं हूं आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेकर। दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन इंडिया। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। नाउ द टॉपिक इज प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम PMAY अर्बन स्कीम। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया, विच इंक्लूडेड ₹2000 करोड़ वर्थ 8 अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स। 8 अमृत प्रोजेक्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड था और इसी दौरान 15,000 बेनिफिशियरीज को पक्का मकान हैंडओवर किया गया अंडर द PMAY अर्बन स्कीम। टॉपिक के डिटेल में जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAY अर्बन स्कीम। 3 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट है, ऑल हाउसेस अंडर PMAY हैव बेसिक एमिनिटीज लाइक टॉयलेट, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड किचन। और तीसरा स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स ऑनरशिप ऑफ हाउसेस इन द नेम ऑफ फीमेल मेंबर और इन ज्वाइंट नेम। तो इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? राइट आंसर मिलेगा आपको टॉपिक के डिस्कशन में। सो नाउ सम फैक्ट्स अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAY-U। इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड सिंस जून 2015 एंड मोदी गवर्नमेंट का ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है विच इज़ रन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मैंडेट यही है कि 2022 तक, देखो अब तो वो समय बीत चुका है, लेकिन इसका मैंडेट जब इसे लॉन्च किया गया था 2015 में, तो इसका मैंडेट था कि ईयर 2022 तक जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं उनको ऑल वेदर पक्का हाउसेस प्रोवाइड कर देना थ्रू स्टेट्स, यूटीज, सेंट्रल नोडल एजेंसीज, चाहे जिसके भी जरिए हो, तो पक्का हाउस, पक्का मकान सारे लोगों के पास हो देश भर में। ये था गवर्नमेंट का एक प्लान। आपको एलिजिबल बेनिफिशियरीज कौन हैं? तो ये हैं डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, सीनियर सिटीजन्स, SCs, STs, OBC, माइनॉरिटी, सिंगल वीमेन, ट्रांसजेंडर एंड अदर वीकर एंड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इसके अलावा बाद में फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया था। सो दीज वर सम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। अगस्त 2022 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को 31 दिसंबर 2024 तक के कंटिन्यूएशन के लिए अप्रूव कर दिया था विद ऑल वर्टिकल्स एक्सेप्ट CLSS। इसे ऐसे समझो कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था 4 वर्टिकल्स में। पहला था बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, जिसमें बेनिफिशियरी को सीधे पैसे DBT द्वारा मिल जाते थे और वो अपनी मर्जी से अपने पसंद का पक्का हाउस बना सकता था। हाँ, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन रहते थे, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर को फुल्ली डिसेबल्ड पर्सनस के अकॉर्डिंग बनाना है या उस तरह का कुछ गाइडलाइंस होता था। किचन, वॉशरूम, वो सब बातों को लेकर के गाइडलाइंस होता था। सेकेंड वर्टिकल था अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। तो यहाँ पार्टनरशिप में हाउस बनाना होता था, चाहे वो दूसरे के साथ बनाए या फिर अपने आपस में ही कुछ लोग बनाएं। इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट एंड क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। यहाँ क्या होता है कि ओनली 6 या 6.5% का इंटरेस्ट रेट लगता है फॉर 20 ईयर्स, फॉर फर्स्ट 20 ईयर्स तक के लिए बेनिफिशियरी को। अगर वो ग्राउंड फ्लोर का मकान बना रहा है तो फिर वो जितना लोन लिया हुआ है उस पैसे पर उसे मात्र 6.5% का ब्याज लगेगा फॉर 20 ईयर्स। 20 ईयर्स से ज़्यादा का टेन्योर है तब तो फिर बैंक का जो भी परसेंटेज होता है 9.5% या 10% वो लगेगा। तो इस तरह से 4 वर्टिकल्स के अंदर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो फिर अगस्त 2022 में ये कहा गया कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को हटाकर, इसे छोड़कर जो रेस्ट 3 रह जाते हैं, इन 3 वर्टिकल्स में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और 31 दिसंबर 2024 तक ये जो भी टारगेट लिया गया था 2022 तक सबको घर देने का, वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। वहाँ लेकिन एक कंडीशन था कि जो भी ऐसा एप्लीकेशन है जो 31 मार्च 2022 से पहले आया था इस स्कीम के अंडर, उसको कंप्लीट करने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक का समय लगाया जाएगा। दिस स्कीम कवर्स द एंटायर अर्बन एरिया ऑफ द कंट्री, ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स एज पर सेंसस 2011। और बात करें इस स्कीम के फंडिंग की, तो इस स्कीम में देखो 4 वर्टिकल्स थे जिसके द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाता था। ये जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, लास्ट वाला वर्टिकल, इसे एज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम इम्प्लीमेंट किया जाता है
और जो अदर 3 वर्टिकल्स हैं, इन 3 वर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये आपको पता रहना चाहिए। और 2022 अगस्त के बाद क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम हटा दिया गया था, जो रेस्ट 3 रह जाते हैं सिर्फ वही रहे थे। दैट मीन्स आज की डेट में ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ऑल हाउसेस अंडर PMAY शुड हैव टॉयलेट, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, किचन, तो ऐसे बेसिक अम्यूनिटीज़ तो होने ही चाहिए। इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट का एक प्रोविज़न इसमें किया गया था कि मकान जो भी बनेगा वो किसी फीमेल मेंबर के ही नेम पर बनेगा। दैट मीन्स घर की मुखिया जो है वो फीमेल होनी चाहिए या फिर ज्वाइंट नेम होना चाहिए। इसके अलावा जो प्रेफरेंस दिया गया था इस मकान में, तो वो था कि जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनको सबसे पहले मकान दिया जाए, सीनियर सिटीजन्स को, SCs, STs, OBCs, माइनॉरिटी, सिंगल वुमेन, ट्रांसजेंडर, और इसके अलावा वीकर एंड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो इस तरह से प्रेफरेंस में बांटा गया था कि पहले डिफरेंटली एबल्ड को, फिर सीनियर सिटीजन्स को, इस तरह से बांट दिया गया था, प्रेफरेंस दिया गया था मकान का एलोकेशन में। इन एडिशन टू दीज फैक्ट्स आपको ये बात भी पता रहनी चाहिए कि इस स्कीम को कई अन्य स्कीम के साथ भी कन्वर्ज किया गया था। जैसे हर घर में टॉयलेट की जो सुविधा की गई थी वो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर किया गया था। जो हर घर में इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा की गई थी वो सौभाग्य स्कीम या फिर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के अंडर किया गया था। और हर घर में LPG कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंडर किया गया था। तो ये सारी बातें आपको पता रहनी चाहिए। और जब बात प्रधानमंत्री आवासीय योजना अर्बन की होगी तो साथ साथ हमें अमृत मिशन के बारे में भी पता होना चाहिए। अमृत मीन्स अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसे लॉन्च किया गया था सेम डे जिस दिन PMAY अर्बन लॉन्च किया गया था, दैट इज 25 जून 2015। सेम डे अमृत मिशन को भी लॉन्च किया गया था। तो अमृत मिशन का एम क्या है? टू इंश्योर adequate robust sewage networks and water supply for urban transformation by implementing urban revival projects, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन, हाउसिंग फॉर ऑल, ये सब कुछ एक इंटीग्रेटेड मैनर में लॉन्च किया जाना था, पूरे देश में लागू होना था। इस उद्देश्य के साथ इसे लॉन्च किया गया था। सो एज ऑल ऑफ अस नो कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ये इंडिया के अर्बन एरिया को टारगेट करता है। ठीक उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और स्कीम है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जो इंडिया के रूरल एरिया को टारगेट करता है। इसका एम है टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर द रूरल पुअर इन इंडिया एंड 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल का इसमें एक यहाँ भी एक टोन देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको जो बेसिक डिफरेंस है वो पता रहना चाहिए कि 2016 1 अप्रैल के दिन इसे लॉन्च किया गया था। अगर आप प्रधानमंत्री आवासीय योजना अर्बन की बात करें तो उसकी लॉन्च हुई थी 25 जून 2015 में। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए कि बाद में आया था प्रधानमंत्री आवासीय योजना ग्रामीण। इसके अलावा एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये न्यू नेम है। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था इंदिरा आवास योजना, जिसे लॉन्च किया था 1985 में राजीव गांधी ने। एंड इन प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये एक मेजर फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको पता रहना चाहिए दोनों स्कीम से रिलेटेड। ऑन दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग दिस टॉपिक। आई होप आपको क्वेश्चन का राइट आंसर मिल चुका है। नाउ द टॉपिक इज अबाउट अरावली रेंज। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में अरावली रेंज में माइनिंग एक्टिविटीज को लेकर एक केस की सुनवाई हो रही थी एंड इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ओपिनियन दिया कि अगर स्टेट ऑफ राजस्थान को ऐसा लगता है कि अरावली रेंज में किसी भी तरह के माइनिंग एक्टिविटीज़ से इन्वायरमेंट को खतरा है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो खुद से माइनिंग एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट कर सकती है, उस पर बैन लगा सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का अपना एक जजमेंट था, अपना एक ओपिनियन था। तो हमारे लिए अभी अरावली रेंज को जानना इंपॉर्टेंट हो गया है। सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट अरावली रेंज। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि अरावली रेंज इनमें से किन राज्यों में फैला हुआ है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। उम्मीद है आप सबको आंसर पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो राइट आंसर छिपा है टॉपिक के डिटेल्ड डिस्कशन में। आंसर आपको टॉपिक के लास्ट में ही मिलेगा। सो नाउ सम फैक्ट्स अबाउट अरावली रेंज। ये एक माउंटेन रेंज है लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। आप मैप में सबसे पहले इसे देखें, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये है अरावली रेंज। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स में इसकी गिनती होती है, जिस कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। माना जाता है कि आज से 2.5 बिलियन ईयर्स एगो यानी कि 2.5 अरब वर्ष पहले प्रोटेरोजोइक एरा हुआ करता था एंड इन दैट एरा
टू टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइडेड टू ईच अदर और वहाँ एक फोल्ड माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन होता है। ये एक कम्प्लेक्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, बहुत पुराना है, 2.5 बिलियन, अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ये इंडियन शील्ड का एक पार्ट है। यहाँ ये वर्ड शील्ड का मतलब अच्छे से समझो तो ही आपको पता चलेगा कि इंडियन शील्ड के लिए या फिर इंडिया के लिए अरावली रेंज का क्या इंपॉर्टेंस है। शील्ड कहा जाता है ऐसे प्री कैम्ब्रियन इग्नियस रॉक को, याद रखना इग्नियस रॉक हो जो टेक्टोनिकली स्टेबल होता है। आप सबको पता है कि हमारा क्रस्ट कई सारे टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बना है, जो आपस में जब भी कभी टकराता है तो अर्थक्वेक आ जाता है, ये तो सबको पता है। टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं वो आपस में टकराते हैं, टूटते हैं, फूटते हैं, कभी तो सबडक्ट कर जाते हैं ओशियनिक प्लेट के नीचे और फिर वहाँ मैग्मा बन जाता है उनका, वो पिघल जाते हैं। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट में कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हमेशा स्टेबल रहता है, वो आज तक नहीं कभी टूटा, नहीं कभी पिघला। वो आज से 2.5 बिलियन ईयर्स एगो था और आज भी है। उसमें बहुत सारा मेटामॉर्फिज्म हुआ है और बहुत कुछ उसमें चेंज हुआ है, बहुत सारा फॉर्मेशन भी हुआ है उसमें, लेकिन वो अपने आप में एक ऐसा रॉक है जो किसी भी तरह का कोरोजन या फिर किसी भी तरह का इरोजन उसमें नहीं हुआ है। वैसे रॉक्स को कहा जाता है, टेक्टोनिक प्लेट के वैसे पार्ट को कहा जाता है शील्ड। तो इंडिया का भी जो पूरा का पूरा टेक्टोनिक प्लेट है, आप सबको पता है इंडिया का टेक्टोनिक प्लेट अफ्रीका से निकल कर आया था और यूरेशिया से जब टकराया था तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। इस तरह की कहानी तो आप सबने सुन रखा होगा। तो इंडियन शील्ड का पार्ट है अरावली रेंज, दैट्स वाई इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। ये प्रोटेरोजोइक एरा में दो प्लेट्स के टकराने से आपस में तब फोल्ड होकर बना था और ये एक्सट्रीमली हाई था अपने टाइम में। हेयर यू शुड नो कि एंशियंट टाइम्स में अरावली एक्सट्रीमली हाई थे, बहुत ऊंचे थे, क्योंकि उस समय वो रिसेंटली बने थे। फॉर एग्जांपल जैसे हिमालय 55 to 60 मिलियंस अभी हुए हैं उसे बने हुए, 55 to 60 मिलियन ईयर्स हुए हैं, 5 से 6 करोड़ साल अभी हुआ है हिमालय को बने हुए। तो अभी उसकी हाइट दुनिया में सबसे अधिक है। जो माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पिक है, क्योंकि हिमालय सबसे यंग माउंटेन है। उसी तरह अरावली जिस समय बना होगा, यानी कि 2.5 बिलियन ईयर्स एगो जब अरावली बना होगा तो उस समय वो दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट रहा होगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिया शील्ड का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट इतना कंसर्न रहता है अरावली रेंज को लेकर। यहाँ किसी भी तरह का इलीगल माइनिंग होता है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्शन लेता है। ऑब्वियसली इंडिया के अदर पार्ट्स में भी ऐसा कुछ होने पे एक्शन लेता है, लेकिन अरावली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें इसकी ज्योग्राफी की तो अरावली माउंटेन रेंज रन्स इन द साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम सदर्न दिल्ली वाया हरियाणा एंड राजस्थान, ये एंड कर जाता है गुजरात में। यहाँ ब्राउन डॉट्स में जो भी पार्ट आपको दिखाए गए हैं ये अरावली माउंटेन रेंजेस के एक्सपेंशन है। अरावली रेंज की हाईएस्ट पॉइंट है गुरु शिखर, जिसका हाइट है 5650 फीट एंड इट इज लोकेटेड ऑन माउंट अरबुड़ा, और ये माउंट आबू से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। माउंट आबू आप सबको पता है ये एक पॉपुलर हिल स्टेशन है इन द अरावली रेंज। रिवर्स की बात करें तो इससे 3 मेजर रिवर्स निकलते हैं, बनास, साहिबी एंड लूनी। बनास और साहिबी बाद में यमुना के ट्रिब्यूटरी बन जाते हैं, जबकि लूनी रिवर वेस्टवार्ड फ्लो करते हुए रन ऑफ कच्छ में चले जाता है। अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्ट्स अरावली एक सेपरेटर की तरह भी काम करता है। अरावली एक ऐसा सेपरेटर है जो राजस्थान के थार डिजर्ट को और राजस्थान के प्लेन्स और प्लेट्यूड को अलग कर देता है। बीच में हो जाता है हमारा अरावली रेंज और उसके वेस्ट वार्ड हो जाता है थार डिजर्ट और उसके ईस्टर्न साइड में हो जाता है प्लेन्स एंड प्लेट्यूड ऑफ राजस्थान। वर्ल्ड के ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज होने के कारण ये कई मिनरल रिसोर्सेज से भी रिच है, लाइक कॉपर, जिंक, लीड एंड मार्बल। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। सांभर सिरोही रेंजेज टॉलर है और गुरु शिखर भी इसी सांभर सिरोही रेंजेज में है, और दूसरा है सांभर खेतरी रेंजेज। तो मैप में जब आप इसे देखेंगे तो यहाँ आपको नज़र आएगा ये सांभर सिरोही रेंजेज है जो कंटिन्यूअस है, और यहाँ माउंट एबू, गुरु शिखर, ये सारे पार्ट्स आपको यहीं दिखने को मिलेंगे। इसके अलावा सांभर खेतरी रेंजेज जो हैं वो आपको डिसकंटिन्यूअस दिखेंगे, इस तरह से डॉटेड में फैला हुआ दिखेगा। आप यहाँ इस मैप में भी देख सकते हैं ये कंटिन्यूअस रेंज है और इस तरफ यहाँ डॉटेड लाइन में दिखाया गया है कि ये माउंटेन रेंजेज ये फैले हुए हैं, स्प्रेडेड हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स है रिलेटेड टू नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो याद रखना अरावली रेंज में लोकेटेड कुछ नेशनल पार्क हैं, सरिस्का नेशनल पार्क, कुंभलगढ़ सेंचुरी, माउंट एबू सेंचुरी। सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट अरावली रेंजेज। आई होप यू लाइक द टॉपिक, और क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल चुका है।
नाउ द टॉपिक इज अबाउट लैम्प्रे फिश। रिसेंटली कैलिफोर्निया वाटर में एक रिसर्च में 2 पोटेंशियल न्यू स्पेसीज पाया गया है लैम्प्रे फिश का। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, सिर्फ ये पोटेंशियल न्यू स्पेसीज है। तो टॉपिक को हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैम्प्रेज। पहला स्टेटमेंट है दे आर बोनलेस जॉलेस फिश विद एन ईल लाइक बॉडी। दूसरा स्टेटमेंट है दे आर फाउंड ओनली इन अफ्रीका। ऑप्शंस आपके पास यहाँ 4 हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा टॉपिक के डिस्कशन में। हियर आर सम फैक्ट्स अबाउट लैम्प्रे फिश। लैम्प्रे फिश बोनलेस होता है, जॉलेस होता है और इनकी बॉडी ईल के जैसी होती है। ईल यानी कुछ सांप जैसा इसका शेप होता है एंड इनका फॉसिल्स 350 मिलियन ईयर्स एगो तक का भी मिल जाता है, यानी कि बहुत ही पुराना क्रिएचर है। ये इतने पुराने स्पेसीज हैं कि इन्हें अग्नाथन्स ग्रुप का एक मेंबर माना जाता है। अग्नाथन्स ग्रुप एक प्रिमिटिव ग्रुप है ऑफ जॉलेस फिश। They live in coastal and fresh waters found in temperate regions around the world except Africa. इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच रेंज करती है। इसमें स्केल्स, फिन्स या फिर गिल कवर्स ये सब नहीं हुआ करते हैं। सांस लेने के लिए ये 7 पेयर्स ऑफ टाइनी गिल्स का यूज करते हैं जो माउथ और आईज के पीछे लोकेटेड होता है इसके बॉडी में। देयर स्केलेटन्स आर मेड ऑफ कार्टिलेज। और भी कुछ फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू दिस फिश, तो आप इसे ठीक से देख लेना। उम्मीद है आपको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। सो दैट वाज द टॉपिक अबाउट लैम्प्रे फिश। रिसेंटली कंगेर वैली नेशनल पार्क वाज इन न्यूज बिकॉज इसने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मॉडल ऑफ कन्वर्जेंस के लिए इनिशिएटिव लिया है, जिसमें इसने वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर एक इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन प्लान पर काम करना शुरू किया है। तो क्या है पूरा टॉपिक हम देखेंगे अभी डिटेल में, लेकिन उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपसे कि कंगेर वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल्ड डिस्कशन में। सो नाउ सम फैक्ट्स अबाउट कंगेर वैली नेशनल पार्क। सबसे पहले बात करते हैं वर्ड कंगेर की। ये नाम इसे मिलता है इस रिवर कंगेर से जो इस नेशनल पार्क के अलॉन्ग फ्लो करता है। इसकी लोकेशन की बात करें तो छत्तीसगढ़ स्टेट के बस्तर डिस्ट्रिक्ट के जगदलपुर एरिया में ये लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द कोलाबा रिवर जो गोदावरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। इसे नेशनल पार्क का स्टेटस मिला था 1982 में और ये पूरा पार्क ही कोर एरिया है। यहाँ किसी भी तरह का बफर जोन नहीं है। बात करें इस नेशनल पार्क की टोपोग्राफी की तो यहाँ हाईली हेट्रोजेनियस लैंड फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं। लो लैंड, फ्लैट लैंड, जेंटल एरियाज, स्टीप स्लोप्स, प्लेट्यूज, वैली, स्ट्रीम कोर्सेस, ये सब कुछ यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ 3 एक्सेप्शनल केव्स हैं जो अपने आप में अमेजिंग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं। कुतुम्बसर, कैलाश एंड दंडक जो स्टैलेग्माइट्स और स्टैलेक्टाइट्स के बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। प्रेजेंस ऑफ अंडरग्राउंड लाइमस्टोन केव्स यहाँ देखने को मिलते हैं एंड स्टैलेग्माइट्स स्टैलेक्टाइट्स फॉर्मेशन अभी भी यहाँ हो ही रहा है और बढ़ ही रहा है। तीरथगढ़ वाटरफॉल भी यहाँ लोकेटेड है। पार्क हैज ऑल्सो साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन। फ्लोरा की बात करें तो यहाँ ह्यूमिड डिसिडियस टाइप फ्लोरा यहाँ देखने को मिलता है। साल, सागवान, टीक एंड बम्बू ट्रीज आर अवेलेबल इन एबंडेंस। फौना की बात करें टाइगर, माउस डियर, लियोपार्ड, वाइल्ड कैट, सांबर एंड मेनी मोर एनिमल्स आर लिविंग हियर। और एरियल फौना में देखो कॉमन हिल माइना, रेड जंगल फॉल, स्पॉटेड आउलेट, रैकेट टेल्ड ड्रोंगोज, पैरट्स etc यहाँ देखने को मिलते हैं। सो दीज वर सम फैक्ट्स अबाउट कंगेर वैली नेशनल पार्क जो जगदलपुर में लोकेटेड है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। सो क्वेश्चन का सही आंसर भी आपको मिल चुका है। नाउ द टॉपिक इज अबाउट ग्लोबल अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। टॉपिक के डिटेल में हम जाने से पहले एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्लोबल अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। पहला स्टेटमेंट है इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस UN। दूसरा स्टेटमेंट है इट एम्स टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन वुमेन्स एजुकेशन, हेल्थ एंड एंटरप्राइज। तो 4 ऑप्शन यहाँ आपको दिए गए हैं। कौन सा सही है आपको बताना है। आंसर मैं दूंगा आपको टॉपिक के डिटेल्ड एनालिसिस में। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था दावोस स्विट्जरलैंड में फ्रॉम 15 जनवरी टू 19 जनवरी 2024। और इंडिया की तरफ से जो डेलीगेशन गया था, ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो डेलीगेशन गया था, स्मृति ईरानी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अश्विनी वैष्णव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, एंड RK सिंह सेक्रेटरी DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
तो ये इंडिया के तरफ से एक गवर्नमेंट डेलीगेशन वहाँ गई थी और इंडिया ने सक्सेसफुली ग्लोबल अलायंस फॉर ग्लोबल गुड्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल रहा है इंडिया 54th एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मीटिंग में। सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया बिकॉज पहली बार इंडिया ने जेंडर इक्विटी की बात की है। इक्वालिटी की बात सब करते हैं लेकिन यहाँ इक्विटी की बात हुई है जो अपने आप में यूनिक है। ये एक ऐसा अलायंस होगा जो अपने आप में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा विमेन के एजुकेशन, हेल्थ और एंटरप्राइज से रिलेटेड दुनिया भर में कोई भी बेस्ट प्रैक्टिस हो, नॉलेज शेयरिंग का कोई मेथड हो या फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, इन सब के लिए ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा ये अलायंस, ग्लोबल अलायंस फॉर ग्लोबल गुड। इस अलायंस के लिए इंडिया के सपोर्ट में कई सारे इंडस्ट्री लीडर्स भी सामने आए जैसे मास्टर कार्ड, ऊबर, टाटा, टीवीएस, बेयर etc एंड सम ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन। इस अलायंस के लिए WEF नेटवर्क पार्टनर की तरह काम करेगा एंड इन्वेस्ट इंडिया एज इंस्टीट्यूशनल पार्टनर। और इस अलायंस के गोल्स SDG गोल्स के साथ भी कंप्लाई होते हुए दिख रहे हैं, कोहेरेंट होते हुए दिख रहे हैं। जैसे SDG 3 की बात करें तो वहाँ गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात की गई है, SDG 4 में क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, SDG 5 जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, SDG 17 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो इस तरह से ये जो ग्लोबल अलायंस फॉर ग्लोबल गुड है ये कहीं ना कहीं SDG गोल्स को भी पूरा करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप साबित हो सकता है। दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। नाउ सम की फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हेडक्वार्टर्ड है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। दैट ब्रिंग्स टुगेदर इंडिविजुअल्स एंड पॉलिटिकल एंड बिजनेस लीडर्स ईच ईयर टू डिस्कस सिग्निफिकेंट इशूज दैट इम्पैक्ट द ग्लोबल इकोनॉमी। और ये मीटिंग होता है स्विट्जरलैंड के एक शहर दावोस में, वहाँ के एक स्विस स्काई रिजॉर्ट में। इस तरह का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ वर्ल्ड के बहुत सारे फिनेंशियल जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स या इंडिविजुअल्स, वो सब वहाँ एकत्रित होते हैं। एंड नो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर बट सीक्स टू इन्फ्लुएंस पीपल टू मेक डिसीजंस दैट बेनिफिट द ग्लोबल कम्युनिटी। तो ये WEF का अपना एक मैंडेट है। आई होप क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल चुका है और इस टॉपिक में बहुत कुछ आपको नया जानने को भी मिला। Now the topic is about Ram Temple in Ayodhya. तो ऑन 22 जनवरी 2024 एक हिस्टोरिकल इवेंट होता है भारत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद से शामिल होते हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। रामलला विराजमान होते हैं राम टेम्पल अयोध्या में। सो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हमें यहाँ देखना है जो GK के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है और कुछ हम टाइमलाइन भी उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो रामलला टेम्पल है या राम टेम्पल ऑफ अयोध्या है जिसे रिसेंटली बनाया गया है वो नागर शैली में बना है। वो नागर स्टाइल का टेम्पल है, इसकी आर्किटेक्चर नागर स्टाइल की है। इसे डिजाइन किया गया था 81 ईयर्स ओल्ड चंद्रकांत सोमपुरा जी के द्वारा एंड हिज 51 ईयर ओल्ड सन आशीष ने भी उनको हेल्प किया था इसमें। सो इट इज़ अ फैक्ट, चंद्रकांत सोमपुरा एंड हिज 51 ईयर ओल्ड सन आशीष, इन दोनों ने मिलकर इस आर्किटेक्चर का डिजाइन तैयार किया था। बिफोर एनी मोर डिटेल एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। वल्लभी, फमसाना, लैटिना, शेखरी एंड भूमिजा आर मेनली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर। ये किस शैली से रिलेटेड वर्ड्स हैं? वल्लभी, फमसाना, लतीना, शेखरी एंड भूमिजा। ऑप्शन है नागर स्टाइल, ऑप्शन बी वेसारा, ऑप्शन सी द्रविड़, ऑप्शन डी होयसाला। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिस्कशन में। तो ऑब्वियसली ये जो रामलला टेम्पल है ये नागर स्टाइल में बन रहा है। नागर आर्किटेक्चर क्लासिकल आर्किटेक्चर माना जाता है नदर्न इंडिया का, वहीं सदर्न इंडिया में द्रविड़ आर्किटेक्चर बहुत फेमस है। नागर स्टाइल टेम्पल की अपनी एक स्पेशल फीचर होती है कि इसके गर्भगृह के ऊपर शिखर होता है। शिखर माउंटेन लाइक पीक होता है। गर्भगृह होता है सैंक्टम सैंक्टोरम। दैट मीन्स आप किसी भी एंशियंट नॉर्थ इंडियन टेम्पल में जाइए, जिस रूम में स्टैचू रखा हुआ है, मेन स्टैचू जिस रूम में रखा हुआ है, स्थापित किया हुआ है, उसी को कहा जाता है गर्भगृह। और उसके ऊपर आपको एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जो बहुत ऊंचाई तक जाता है और उसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है शिखर। और शिखर को सरकम करता हुआ एक पैसेज भी होता है और शिखर के चारों ओर कम से कम एक और मंडप जरूर होता है। तो इस तरह का स्टाइल को नागर स्टाइल कहा जाता है। एंड शिखर एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है कॉस्मिक ऑर्डर एंड द डिवाइन प्रेजेंस का। और शिखर के डिजाइन के 5 मोड होते हैं, वल्लभी, फमसाना, लतीना, शेखरी एंड भूमिजा।
और ये पांचों डिज़ाइन अपने आप में डिस्टिंक्ट होते हैं, हालांकि उनमें कुछ सिमिलरिटी भी देखने को मिलती है। आप अगर पिक्चर में देखें तो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। ये वल्लभी है, लतीना है, फमसाना है, और लतीना का ही दो और वर्जन है, भूमिजा और शेखरी। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माउंटेन के जैसा टॉप एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा यहाँ इसमें, कि नीचे से लेके ऊपर तक पॉइंटेड होता हुआ एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। वहीं अगर कॉन्ट्रास्ट में साउथ इंडिया का द्रविड़ स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ आपको स्टोरी बाय स्टोरी उठता हुआ कुछ नज़र आएगा। यहाँ एक पॉइंटेड होता हुआ कुछ भी इस तरह का नहीं दिखता है। जैसे नॉर्थ इंडिया के इन टेम्पल्स का स्ट्रक्चर है, उससे कुछ डिफरेंट होता है द्रविड़ स्ट्रक्चर। तो ये एक डिफरेंस साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में हमें देखने को मिलता है। और बात करें टेम्पल के स्टैचू की, तो अब तक इंटरनेट से मुझे यही पिक्चर मिल पाया है। आई एम नॉट श्योर कि ये सही है या नहीं है, लेकिन इसके स्कल्प्टर का नाम आपको पता होना चाहिए, वो हैं अरुण योगीराज। अरुण योगीराज इससे पहले भी बहुत सारे रिमार्केबल स्टैचू बना चुके हैं, जैसे 30 फीट हाई स्टैचू ऑफ सुभाष चंद्र बोस, 12 फीट एपिगी ऑफ आदि शंकराचार्य इन केदारनाथ एंड 21 फीट टॉल फिगरीन ऑफ लॉर्ड हनुमान इन मैसूर। तो आपको अरुण योगीराज के बारे में भी पता रहना चाहिए। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा एक टाइमलाइन की। तो कहा जाता है 1528 में मॉस्क का कंस्ट्रक्शन हुआ था, बाबरी मॉस्क, एंड 1850। ये देखो एक वेबसाइट है अल जजीरा। मैं चाहता हूँ कि जो विदेश के लोग हैं, ऑब्वियसली जो मुस्लिम कंट्री हैं, वो इस पूरे इवेंट को कैसे देख रही है, तो मैं अल जजीरा के ही वेबसाइट पर जाकर एक टाइमलाइन आपके सामने यहाँ पर खोल रहा हूँ। तो 1528 में वो लिखते हैं कि मॉस्क कंस्ट्रक्शन हुआ। 1853 में फर्स्ट रिकॉर्डेड इंस्टेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट 1853 में आता है। 1859 में ब्रिटिश इरेक्ट फेंस, एक फेंस बना दिया जाता है जिसके दो तरफ, एक तरफ मुस्लिम को दे दिया जाता है, एक तरफ हिंदू को दे दिया जाता है कि आप अपना प्रेयर कीजिए। दिसंबर 1949 ऑब्वियसली, तो मॉस्क बिकम्स अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। और इसके बाद 1950-61 में सिविल सूट फाइल होता है। 1984 ये एक टाइम था, हिंदू टेम्पल कमेटी बनता है उस समय। 1990 में बीजेपी का राम टेम्पल कैंपेन शुरू होता है। दिसंबर 6, 1992 हिंदू नेशनलिस्ट मॉब टीयर्स डाउन द मॉस्क। तो ये अपने आप में एक दुखद न्यूज़ था। और इसके बाद दिसंबर 16, 1992 लिब्रहान कमीशन गठित होती है। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है। जून 2009 में लिब्रहान कमीशन का रिपोर्ट आता है आफ्टर 17 ईयर्स। देखो डिमोलिशन हुआ था 1992 में, और 2009 में जाकर लिब्रहान कमीशन का रिपोर्ट आता है। और 2003 का आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है जिसमें खान मोहम्मद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वहाँ पर एक सर्वे में ये पता चलता है कि देयर इज एविडेंस ऑफ टेम्पल बीनीथ द मॉस्क। तो लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया कि एक्चुअली मॉस्क को बनाया गया था तो टेम्पल को तोड़ के ही बनाया गया था, या फिर टेम्पल पहले से कभी रहा होगा, या फिर नेचुरल कारण से वो ख़त्म हो गया होगा फिर मॉस्क बना होगा। तो ये क्लियर नहीं हुआ। खैर जो भी रहा हो रीजन, लेकिन 2010 में फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक शेयरिंग का जजमेंट आता है कि लैंड को शेयर कर दिया जाए। फिर मई 2011 में रूलिंग को सस्पेंड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 2017 में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश की जाती है। फिर डे टू डे हियरिंग होती है, एंड 25 जनवरी 2019 के दिन 5 जज बेंच केस को हियर करते हैं। और फाइनली सारे प्रोसेस होते हैं, इसमें बीच में बहुत सारे प्रोसेस हैं। नवंबर 9, 2019 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आता है जिसमें जो लैंड जिसके ऊपर डिस्प्यूट था वो हिंदू टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के लिए दे दिया जाता है, और मुस्लिम को एक सेपरेट लैंड दिया जाता है अयोध्या में ही टू कंस्ट्रक्ट अ मॉस्क। इसके बाद फरवरी 5, 2020 में ट्रस्ट सेटअप होता है। अगस्त 5, 2020 में पीएम लेज फाउंडेशन स्टोन। सितंबर 30, 2020 लखनऊ कोर्ट, ए कोर्ट इन लखनऊ एक्विट्स सीनियर बीजेपी लीडर्स इंक्लूडिंग आडवाणी, अ वन टाइम मेंटर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इन द केस फॉर लैक ऑफ एविडेंस। और जनवरी 22, 2024 हम सबके सामने है, टेम्पल का कॉन्सिक्रेशन हो जाता है। ये इस तरह से एक अरब कंट्री का मीडिया हमारे बारे में ऐसा कह रहा है। सो ये उनका व्यू है, हम उनका भी सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो एक सुप्रीम कोर्ट के एक डिटेल्ड केस का हियरिंग हुआ है, कई सालों तक हुआ है। बहुत सारे इसमें साइंटिफिक और इमोशनल एविडेंस देखे गए हैं, बहुत सारी बातें हुई थी, तब जाकर के ये टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ था। सो वी रिस्पेक्ट आवर जुडिशरी सिस्टम एंड वी रिस्पेक्ट इंडिया। मे वी ऑल लिव इन हार्मनी एंड पीस।
With this quote, I am concluding the session. Thank you so much for watching. Goodbye.